तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ACPT चैप्टर नंबर 1 6th एडिशन, रोल एंड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर पर्सनल ट्रेनर्स। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। टोटल थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें अभी नहीं हैं। प्रैक्टिकल्स इन द सेंस कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप या समथिंग लाइक दैट थियरी है। ओके इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने येलो मार्क कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे येलो मार्क मैंने कर दिया है कि वो सब चीज़ें अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, वो सब आप पढ़ लेना। येलो इसलिए मार्क किया कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है या फिर मुझे जो समझानी चाहिए आपको, ज़रूरी है आपको समझाना एज ए पर्सनल ट्रेनर। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई। सो पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेल्थ बेनिफिट्स associated with regular physical activity। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसमें भी चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स का पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए। एडोलेसेंट्स मतलब टीनेजर्स, राइट, जो प्रॉपर एडल्ट भी नहीं है और अब बच्चे भी उतने ही नहीं रहे, राइट। सो कह सकते हो 13 14 15 16 ये ऐसे इस एज के बच्चे जो होते हैं, इस रेंज के बच्चे, राइट। सो पहले चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स काम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे है वो है इम्प्रूव्ड बोन हेल्थ। बिल्कुल, आपका बोन हेल्थ इम्प्रूव होगा, आपका बोन स्ट्रांग बनेगा, राइट। जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट्स के जो होते हैं उनके। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव्ड वेट स्टेटस। आपका वेट स्टेटस इम्प्रूव्ड होगा, राइट। अगर आप थोड़े से अगर आपका वेट ज़्यादा भी है या तो वो भी एक मेंटेन हो जाता है, राइट। इम्प्रूव्ड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर फिटनेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी हार्ट और लंग्स का जो फिटनेस होता है, राइट, वो, और मस्कुलर फिटनेस, राइट। मस्कुलर फिटनेस मतलब मसल का स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ। सो कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ जानने से पहले कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस क्या क्या होते हैं, मतलब वो डिजीजेस या फिर वो प्रॉब्लम्स जो इशू आपको चाहे ओबेसिटी के कारण हो, चाहे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हो गई है बॉडी उसके कारण से जो हो, यानी टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब सारी जो चीज़ें होती है तो वो आपका मतलब वो इम्प्रूवमेंट होता है, आपका कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ आपका इम्प्रूव होता है, राइट। इम्प्रूव्ड कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब प्रोसेस, किसी चीज़ को समझने का या फिर नॉलेज गैदर करने का जो प्रोसेस होता है उसको कॉग्निशन कहते हैं, तो वो भी आपका इम्प्रूव होता है, राइट। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन। यस ऑफ कोर्स। सो डिप्रेशन, इवन जो लोग क्लिनिकली डिप्रेस्ड भी होते हैं ना, उनको भी कहा जाता है फिजिकली एक्टिव रहिए आप। तो उसमें क्या होता है, बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। सो डिप्रेशन पहले से बेटर होता है, राइट। सो ये रिस्क भी कम करता है डिप्रेशन का। सो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। अब हम जो आ रहे हैं वो एडल्ट्स एंड ओल्डर एडल्ट्स के लिए डिस्कशन करने के लिए, राइट। ओके, एडल्ट्स एंड ओल्डर एडल्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है लोअर रिस्क ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी। सो ऑल कॉज मोर्टेलिटी का क्या मतलब होता है? मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, राइट। ऑल कॉज मतलब सभी कारणों से, जिन जिन कारणों से हम मर सकते हैं, कोई भी कारण, राइट। यानी हार्ट डिजीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज, जो भी कारण हो सकते हैं। ओवरऑल जितना भी होता है सबका एक डेथ रेट होता है जो, राइट। सो ओवरऑल जो भी कॉज होता है मरने का, ओवरऑल डेथ रेट जो होता है वो इंप्रूव होता है पहले से। वो रिस्क, लोअर रिस्क ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी मतलब बहुत सारी बीमारियां जो भी होते हैं उन्हें मरने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोर्टेलिटी, राइट। ऑफ कोर्स आपका कार्डियोवैस्कुलर हार्ट का हेल्थ जब अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली डेथ रेट कम होगा जो हार्ट डिजीज से आपका हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। डिजीज होने के भी चांसेस कम है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस, राइट। लोअर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उनके होने के भी चांसेस कम है, राइट। लोअर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो हो रहा है जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में। इंडिया इनफैक्ट डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। सो वो भी चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो, राइट। लोअर रिस्क ऑफ एडवर्स ब्लड लिपिड प्रोफाइल, राइट। यानी जो हाई कोलेस्ट्रॉल का जो इशू होता है, इम्बैलेंस होता है जो कोलेस्ट्रॉल का, वो जो प्रॉब्लम होता है वो होने के चांसेस भी कम रहते हैं। लोअर रिस्क ऑफ कैंसर्स ऑफ द ब्लैडर, ब्रेस्ट, कोलोन, एंडोमेट्रियम
एसोफेगस, किडनी, लंग एंड स्टमक, ये सारी जो कैंसर्स जो हैं इनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो तो। इम्प्रूव्ड कॉग्निशन, अगेन कॉग्निशन अगर आपका बेटर हो रहा है, समझने की जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ों को समझ रहे हो तो वो कॉग्निशन पहले से बेटर होता है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिमेंशिया, सो डिमेंशिया इज अ ब्रेन डिजीज कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका फंक्शन नहीं हो पाता ब्रेन का प्रॉपर। आपने देखा होगा ओल्डर एडल्ट्स में कि चीज़ों को वो भूलने लगते हैं, राइट, चीज़ों को उनको याद नहीं है अभी कहाँ हो, यहाँ क्यों हो, चीज़ें कहाँ रखी थी, मतलब वो चीज़ें कॉमन चीज़ें एकदम भूलने लगते हैं, राइट। तो या फिर उनकी बिहेवियर आप देखना बहुत अलग सी हो जाती है, राइट, जब बहुत ओल्ड एज में जाते हैं, राइट। सो वो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, राइट। उसमें अगर आप रेगुलरली फिजिकली एक्टिव हो तो डिमेंशिया होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। इंक्लूडिंग अल्जाइमर्स डिजीज, ओके। अल्जाइमर्स डिजीज क्या है? अल्जाइमर डिजीज इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, वो बढ़ता रहता है, दिमाग का एक डिसऑर्डर है अगेन, जो बढ़ता रहता है, टाइम के साथ बढ़ता रहता है। उसमें क्या होता है ना, आपका ब्रेन श्रिंक होता जाता है, आपके ब्रेन के सेल्स ना वो डेड होते रहते हैं, वो मरते रहते हैं, राइट। सो वो फिर उसके कारण डिमेंशिया हो सकता है आपको, राइट। अल्जाइमर्स डिजीज के कारण आपको डिमेंशिया हो सकता है, राइट। सो ऑफ कोर्स जब आप रेगुलरली इन्वॉल्व हैं फिजिकल एक्टिविटी में तो अल्जाइमर्स डिजीज जो होगा वो कंट्रोल अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली डिमेंशिया के भी चांसेस कम है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफकोर्स आपका लाइफ की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेंटली यू विल बी फिट, फिजिकली यू विल फिट, सोशली यू विल बी फिट, यानी लोगों के साथ जाने आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, सो लाइक दैट, राइट। आपके मूड आपका अच्छा रहेगा, राइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल आपका बेटर बनाता है। रिड्यूस एंग्जाइटी, घबराहट जो होती है एंग्जाइटी, तो वो भी पहले से कम होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिप्रेशन, अगेन डिप्रेशन में भी जो होता है वो उसके भी रिस्क कम होते हैं। इम्प्रूव्ड स्लीप, ऑफ कोर्स आपका स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो फिजिकली एक्टिव पहले नहीं थे और उनको नींद भी अच्छी नहीं आती थी। आफ्टर स्टार्टिंग द फिजिकल एक्टिविटी आई हैव ऑब्जर्व मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑब्जर्व किया कि उनकी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी हो गई और पहले ज़्यादा अगर सो नहीं पाते थे तो अब ज़्यादा भी सो पा रहे हैं। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाती है। स्लोड और रिड्यूस्ड वेट गेन, यस। पहले तो वेट गेन आप कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, खुराक ले रहे हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो ऑफकोर्स आपका वेट गेन होगा, अपने आप वेट बढ़ता रहेगा, राइट। तो एक तो वो कम हो जाता है और स्लो हो जाता है या फिर रिड्यूस भी होता है, राइट। तो एक वो फायदा है। वेट लॉस होता है, राइट। वेट लॉस पर्टिकुलरली व्हेन कंबाइंड विद रिड्यूस कैलोरी इनटेक, वेट लॉस ऑफ कोर्स होगा। साथ अगर स्पेशली अगर आप साथ में कैलोरी डेफिसिट डाइट खा रहे हो, यानी कैलोरी कम है आपके खाने में, तो ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस होगा, राइट। प्रिवेंशन ऑफ वेट रीगेन फॉलोइंग इनिशियल वेट लॉस, बहुत सारे लोगों को ना वेट लॉस तो कर लेते हैं, फिर सडन आप देखोगे अचानक से वेट बढ़ जाता है, क्यों? फिजिकली एक्टिव नहीं है, राइट। वो तो दैट इज वाई अगर आप फिजिकली रेगुलरली अब एक्टिव हो तो आपने जब वेट लॉस भी किया हो ना आप उसको मेंटेन करोगे, अब वो बढ़ेगा नहीं, एटलीस्ट एक जगह पे मेंटेन रहेगा, राइट। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड बोन हेल्थ, जस्ट या नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड बोन हेल्थ। तो बोन हेल्थ आपका इम्प्रूव होगा, ऑफ कोर्स पहले से स्ट्रांग होगा। अगेन इम्प्रूव फिजिकल फंक्शन, ओवरऑल जो फंक्शन होता है पूरा डे टू डे लाइफ का, उठना बैठना चलना, किसी चीज़ को पुश करना पुल करना, राइट। तो ओवरऑल ये फंक्शन हमारे बॉडी का कहलाता है। अंदर इंटरनल फंक्शन भी होता है, राइट। हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हार्ट, किडनी, लिवर, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन, ब्रेन, राइट। तो वो सब ओवरऑल आपका पहले से इम्प्रूव होगा। लोअर रिस्क ऑफ फॉल्स ओल्डर एडल्ट्स, सो आपने देखा होगा बुजुर्गों में गिरते हैं, राइट, गिर जाते हैं चलते चलते कभी कभी अचानक, बिकॉज ऑफ वीक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन और बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाती आपस में। ब्रेन कह रहा है कि ओके अभी आपको एक्शन लेना है, पर बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, राइट। मैं चल रहा हूँ, अब ब्रेन को लग रहा है कि अभी मुड़ना है, ब्रेन इज इंस्ट्रक्टिंग बट बॉडी स्लो रिएक्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग, या फिर रिएक्ट नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या हो जाता है, गिरने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली फिजिकली एक्टिव हैं तो उससे क्या होगा, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो स्ट्रांग रहता है, राइट। लास्ट पॉइंट जो है वो है लोअर रिस्क ऑफ फॉल रिलेटेड इंजरीज। अब ऑफ कोर्स आपके गिरने के जब चांसेस कम हैं तो इंजरीज जो होती हैं वो भी कम होंगी, राइट।
जितने पॉइंट्स थे ये, इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं, हाउएवर जितने पॉइंट्स हैं वहाँ हमने अभी कवर किया। ओके, तो यहाँ पे ना रिस्क फैक्टर्स हैं, की रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज मतलब जो डिजीज लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं, राइट, लाइक हार्ट डिजीज हुआ, कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये लंबे चलने वाले डिजीज हैं, राइट। सो इसको हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं। एंड की रिस्क फैक्टर्स, की क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो क्रोनिक, जिनके कारण आपको क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। पहला रिस्क फैक्टर इज टोबैको। टोबैको में सिगरेट, आजकल देख रहे हो कितना प्रचलन है, लोग सिगरेट पीते हैं, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपका क्रोनिक डिजीज के लिए। सेकंड इज पुअर न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स जंक फूड इतना है बाहर, फास्ट फूड इतना है, प्रचलन हो गया बहुत ज़्यादा, तला भुना कैसा भी खाना खा रहे हैं, मैदे वाला, बैलेंस नहीं है हमारा डाइट, राइट। तो उसके कारण, पुअर न्यूट्रिशन के कारण भी क्रोनिक डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल एक्टिविटी मतलब के कारण फायदा क्या क्या है। अब सोचो वो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो जो लोअर रिस्क हो रहा था वो हायर रिस्क में चला जाएगा, राइट। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो फिजिकल इनएक्टिव अगर हम रहते हैं, फिजिकली इनएक्टिव अगर हम रहते हैं तो हमारा क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। एक्सेसिव एल्कोहल यूज, राइट, शराब अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, राइट, तो हमारा ऑफकोर्स किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, लिवर। तो हर चीज़ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है, डाइट हो, चाहे एक्सरसाइज हो, लाइफस्टाइल, सोना होना, स्ट्रेस, ये अल्कोहल कंजम्पशन, जो भी है सब में बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। सो अगर बैलेंस नहीं है, ये सब चीज़ें बैलेंस नहीं है और ये चार फैक्टर्स में कोई इन्वॉल्व रहता है तो उनके क्रोनिक डिजीज डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। और क्रोनिक डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वो डिजीज जो फैलते नहीं है किसी को, मतलब मुझे है तो वो आपको नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जांपल पर्सन ए को हार्ट डिजीज है या फिर कैंसर है, पर्सन बी इज हेल्दी, तो ऐसा नहीं आप दोनों मिलेंगे तो इनको भी कैंसर हो जाएगा या हार्ट डिजीज हो जाएगा, राइट। ये फैलते नहीं है छूने से या सांस किसी भी तरह से, ठीक है, अनलेस अनटिल आप लाइफस्टाइल अपना खराब नहीं कर लो, ठीक है। लाइक अभी कोविड है, राइट, तो कोविड इज ए कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलता है, राइट। अगर मुझे है तो आप अगर मुझसे मिलोगे तो चांसेस आपको भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज अ थिंग। एंड ओके, सो डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज otherwise known as chronic disease have surpassed communicable disease as the greatest global health burden। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, क्रोनिक डिजीज यानी हार्ट डिजीज, ये सब जो अभी हमने बताया था, वो उनसे जो डेथ्स होती है वो कई गुना ज़्यादा कंपेयर टू उन बीमारियों से होती है जो फैलते हैं। लाइक कोविड वगैरह से हुआ डेथ हुए हैं मुझे पता है, लेकिन दुनिया में अगर आप फिगर निकाल के देखोगे कोविड से या फिर किसी भी चीज़ों से, उनसे कई ज़्यादा डेथ उनसे होती है, लाइक हार्ट डिजीज से होती है, कैंसर से होती है, डायबिटीज से होती है, जो क्रोनिक डिजीज बेसिकली उनसे ज़्यादा डेथ होती है, राइट। उसमें भी क्या क्या, उसमें भी अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी लंग्स की डिजीज, ये सब डिजीज जो है वो ज़्यादा डेथ में इन्वॉल्व हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर जो आप देखोगे ये बहुत शॉकिंग है और बहुत ही मतलब आंख खोलने वाली चीज़ है। ये फिजिकल इनएक्टिविटी वाज साइटेड बाय स्टीवन ब्लेयर एज द ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जनता के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। The percentage of deaths attributed to low cardiorespiratory fitness was substantially higher than the percentages attributed to obesity, smoking, high cholesterol and diabetes। समझा? यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छा नहीं है, मतलब तो लेकिन कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, और ओबेसिटी, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल किसी को है, मान के चलो पर्सन ए उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अच्छा नहीं है,
राइट मतलब उसका हार्ट का और लंग्स का फिटनेस उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू पर्सन बी, जिसको चाहे कुछ भी कह लो, ओबेसिटी है या फिर स्मोकिंग करता है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज है, पर्सन ए के मरने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस क्यों उनका कम है? क्योंकि वो फिजिकली इनएक्टिव है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि फिजिकली अगर कोई इनएक्टिव है उनके मरने के चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू जिन जो ओबीस है, या मतलब जो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो आप बहुत ही ज्यादा मोटे हैं या फिर स्मोक करते हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज है। सोचो, सो दैट इज वाई फिजिकली एक्टिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने क्लाइंट्स को कहें कि मतलब फिजिकल एक्टिव रहें और बताएं क्यों रहे, इन सब कारण बताना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक्टिव होंगे, राइट। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ये सब आप प्लीज़ पढ़ लेना, ये पढ़ सकते हो, एक्सपेंड योर नॉलेज में भी पढ़ सकते हो जानने के लिए। और यहाँ पे जो जितनी चीज़ें दी हुई है ना, वो अमेरिका के हिसाब से दी हुई है, यानी कम आप ये सोचो कि आप यू आर एन इंडियन वर्किंग इन अमेरिका, ठीक है, यू आर एन इंडियन वर्किंग इन अमेरिका, तो उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, आपके क्लाइंट्स अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, तो आप उस तरह से सोचो। अभी आप ये नहीं सोच सकते कि मतलब टोटली ये इंडियन क्लाइंट्स के लिए तो हैं, चीज़ें हैं, बट ये अमेरिकन को कंसिडर करके बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यू हैव टू, मतलब लॉज जो यहाँ बताए गए हैं बहुत सारे, वो अमेरिका में ही एप्लीकेबल है, इंडिया में नहीं हो रहे। सो दैट इज वाई यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ दैट यू आर अ ट्रेनर वर्किंग इन अमेरिका और सर्विंग अमेरिकन क्लाइंट्स, राइट। उस लॉ के हिसाब से आपको चलना है, उस सब कुछ हिसाब से चलना है, राइट। तो एग्जाम तक ये कंसिडर करो, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन यहाँ पे डाइटरी वेबसाइट्स दिए हुए हैं, जो डाइटरी गाइडलाइंस जो अमेरिकन के लिए, तो इंडियंस के लिए क्या है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आपको यही कंसिडर करके चलना है, एग्जाम में जब आए तो आपको यही लिखना है, राइट। इंडियंस के लिए क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट, ठीक है। तो हाँ, द एस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन, राइट, जिसके लिए हम ये मेनली पढ़ाई कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए हम सोच रहे हैं, राइट। तो अगर वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, उसका मतलब क्या है, राइट। तो आपका पर्पस क्या रहेगा, मिलने का मतलब क्या है, कि मतलब आप अब क्या है, पहले क्या, मतलब आपका रोल क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, राइट। तो सबसे पहले एस पर्सनल ट्रेनर अगर आप बन जाते हो, इसका ये मतलब है कि आप मिनिमम कॉम्पिटेंसी है आपके पास, राइट, लोगों को ट्रेन करने के लिए, यानी आपको ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की या सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है लोगों को सेफली ट्रेन करने के लिए। सो फर्स्ट पर्पस यही है कि हम लोगों को सेफली ट्रेन करें, राइट, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, exercise professional who earn the ACE personal trainer certification are qualified to work as professional personal trainers with minimal supervision। आपको ज़्यादा supervision की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा। Developing and implementing personalized exercise programs that improve fitness and overall well-being for individuals and group who are apparently healthy or have medical clearance to exercise, right। तो आपको अपार्ट फ्रॉम, देखो सेफ्टी तो बाय डिफॉल्ट है, आपको सेफ ही करना पड़ेगा, कुछ भी अनसेफ, कुछ रिस्क नहीं लेना उस मायने में, राइट। दूसरी चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं पर्सनलाइज्ड, राइट। जो मेरे लिए काम करेगा वो पर्सन बी के लिए काम नहीं करेगा, राइट। सो ऑफ कोर्स आपको कस्टमाइज वर्कआउट प्लान बनाना है, राइट, सेपरेटली। किन के लिए? जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं और लेकिन वो पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हैं, और या फिर सेकेंड कैटेगरी इज जो जिनको कोई डिजीज है, मान के चलो कोई इशू है, डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिजीज है, राइट, बट उनको डॉक्टर का क्लियरेंस उनका मिल गया है कि यू कैन एक्सरसाइज नाउ, तो आप उनको ट्रेन कर सकते हो, राइट। Okay, one thing is there, this is an important point, is does not mean that an A certified personal trainer knows everything there is to know about personal training। आप personally A certified personal trainer बन गए, इसका ये मतलब नहीं है you know everything, right। आपको continuous learning करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा। हालांकि आप भीड़ से ऑफ कोर्स अलग हो, बिकॉज यू हैव द नॉलेज, यू हैव द मिनिमम कॉम्पिटेंसी, दैट्स फॉर श्योर, राइट, बट वी डोंट नो एवरीथिंग, राइट। हमें सब कुछ नहीं पता, हमें पढ़ना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मान के चलो कोई डॉक्टर है,
राइट वो मेडिकल बोर्ड एग्जाम भी अगर दे देता है ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि मेडिसिन के बारे में उसको सब कुछ पता है. ही हैज टू लर्न कंटिन्यूसली. प्रैक्टिस कहते हैं डॉक्टर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस क्लिनिक में, काइंड ऑफ एक तरह से हम ये भी सोच सकते हैं कि वो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है. प्रैक्टिस इज कंटिन्यूस प्रैक्टिसिंग. इवन सर्जन जो होते हैं वर्ल्ड लेवल के, ही दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स. कुछ नए केसेस आ जाते हैं जो उनको समझ में आता है, अच्छा ये भी है, ये भी है. सो वी आर लाइक दैट ओनली, राइट. सो वी हैव टू लर्न कंटिन्यूसली. ओके, डिफाइनिंग स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. सो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है? अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताओ ना, तो दायरा, हमारा दायरा क्या है, राइट. किस दायरे में हमें रहना है, किस में रह के काम करना है, किसके बाहर नहीं जाना है, राइट. क्या हमें अलाउड है, क्या लीगली हमें अलाउड है, क्या लीगली अलाउड नहीं. अगेन ये अमेरिकन लॉज है के हिसाब से ही बताया गया है, राइट. So a scope of practice defines the legal range of services that professionals in a given field can provide, right? The settings in which those services can be provided and the guidelines or parameters that must be followed, right? Again, given field can provide. रेंज ऑफ सर्विसेज, लीगल रेंज ऑफ सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो सर्विसेज आपको अलाउड है, क्या क्या है लीगली वो प्रोवाइड करना, एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके प्रोवाइड करना, वो है आपका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. अब आपको क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट. तो सिंपली ओके, सो जनरल स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर पर्सनल ट्रेनर्स. जनरली क्या है आपका दायरा, क्या है आपका, राइट. सीमाएं क्या क्या है आपकी. तो हम वो पढ़ रहे हैं कि आपके सीमा के बाहर क्या है और सीमा के अंदर क्या है. सो फर्स्ट इज एक्शंस आउटसाइड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. क्या चीजें हम नहीं कर सकते हैं, राइट. डायग्नोजिंग इलनेस और डिजीज. आपको डायग्नोज नहीं करना है किसी भी मान के चलो, अगर आपको लग भी रहा है, मान के चलो कोई क्लाइंट है, उसको वो दौड़ रहा है या फिर कुछ कर रहा है, उसको अचानक से वो सांसें फूलना है, या फिर या कह सकते हो कि वो कुछ कर रहा है, उसको चेस्ट में पेन आना, तो आप दिमाग में आपके है ओके मे बी इनको हार्ट डिजीज हो सकता है, मे बी इनको एज्मा हो सकता है, राइट. बट हम उनको नहीं बता सकते कि डायग्नोज नहीं कर सकते. अरे आपको तो फॉर एग्जांपल सुनील, अरे सुनील आपको तो हार्ट डिजीज है, आपको तो चेस्ट पेन हो रहा है. तो ऐसा हम नहीं कह सकते. हम मन में है दैट इज गुड बिकॉज वी हैव द नॉलेज, तो हमारे दिमाग में रहेगा, तो आप दिमाग में ही रखना, क्योंकि हमारा काम नहीं है डायग्नोज करना, राइट. और इट्स नॉट एक्यूरेट, राइट. कोई एक्यूरेसी कुछ नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो हमारा काम नहीं है, राइट. वो काम है डॉक्टर का, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं उसके अलावा, अगर हम नहीं कर सकते हैं डायग्नोज, तो following accepted guidelines for exercise programming for diseases and disorders as presented by appropriate governing body. Okay, so mainly इसका क्या मतलब है कि अगर मान के चलो ऑलरेडी कोई क्लाइंट आ रहा है, उसको हार्ट डिजीज है, राइट. उसको क्लियरेंस, मेडिकल क्लियरेंस मिल चुका है, और आपको उसको एक्सरसाइज करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो गाइडलाइन. बेसिकली इस बुक में दिया हुआ है वो गाइडलाइंस, दिए हुए वो गाइडलाइंस कि किसी को हार्ट डिजीज है तो कैसे कराना है ट्रेन, किसी को कैंसर है तो कैसे कराना है, हाइपरटेंशन में क्या कराना है, तो सब गिवन है. तो आप गाइडलाइंस हम आगे पढ़ेंगे, वो सीख लेंगे, तो उसके हिसाब से हमें उन्हें एक्सरसाइज करवाना है, ये हम करवा सकते हैं. असेसिंग फॉर एक्सरसाइज लिमिटेशन. एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले असेसमेंट करते हैं क्लाइंट का, राइट. तो हमें असेस करना है कि एक्सरसाइज में उनकी लिमिटेशन क्या क्या है, राइट. एक्सरसाइज लिमिटेशंस क्या क्या है, असेस कर लेंगे. कोई प्रॉब्लम है तो कुछ एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं, कुछ नहीं. फॉर एग्जांपल किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम उन्हें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं दे सकते. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मतलब जब हम मसल को एक जगह पे होल्ड करके रखें बहुत लंबे समय तक, राइट. सो फॉर एग्जांपल प्लैंक, राइट. तो प्लैंक जिसको हाई ब्लड प्रेशर, वो रिकमेंडेड नहीं है प्लैंक, राइट. सो वो चीज़ें हम अवॉइड करें, तो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है उसके लिए. आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स थ्रू हेल्थ स्क्रीनिंग एंड फिटनेस असेसमेंट. हाँ, हेल्थ स्क्रीनिंग भी करनी है. हेल्थ स्क्रीनिंग से हमें ये पता चलेगा, वो कैसे करनी है सब है इस चैप्टर में आगे.
कि उन्हें कोई इशू है, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, आपको शक तो नहीं हो रहा, अगेन आपको पता चल जाएगा, बट यू डोंट हैव टू से इट। अगर आपको मतलब लग रहा है कि हाँ यही हो सकता है, मतलब 9 आउट ऑफ 10, यू डोंट हैव टू से इट। ओके, सो हेल्थ स्क्रीनिंग करना है एंड फिटनेस असेसमेंट अगेन उसको करना है। फिटनेस असेसमेंट में आपको पता चलेगा कि कितना अभी करंट लेवल ऑफ फिटनेस उनका है क्या, राइट। सो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर हम कोशिश करना है आइडेंटिफाई करने का, राइट। रेफरिंग क्लाइंट्स टू अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज नीडेड। अब हमने हेल्थ स्क्रीन वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, राइट। हमें लग रहा है इनको कुछ हो सकता है, राइट, हार्ट में इशू या कुछ भी, हमें जरा सा भी लगे तो वी आर फ्री, वी हैव द राइट टू रेफर देम। हम उनको रेफर कर सकते हैं किसी भी अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, राइट। तो अगर मान के चलो हार्ट में दर्द हो रहा है, मान के चलो नी में इशू हो रहा है, तो हार्ट में अगर हो रहा है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट पे कर सकते हैं रेकमेंड, या शुरू में फिजिशियन पे भी कर सकते हैं। सेकेंड इज अगर नी इशू हो रहा है, पेन हो, तो हम ऑर्थोपेडिक के पास भेज सकते हैं, राइट। सो हम वी कैन रेफर, वहाँ हमें सोचना है कि स्मार्टली कि हम किसके पास रेफर कर सकते हैं। Okay, adhering to guidance and limitation outlined in a medical release form provided by client's physician or other healthcare professional. Okay, adhering to guidance मतलब अगर मान के चलो कोई क्लाइंट आ रहा है किसी फिजिशियन के पास से, ठीक है, उन्होंने लिख रखा है, उन्होंने गाइडलाइन दे रखा है आपको, ये इस टाइप के एक्सरसाइजेस कराने हैं, ये चीज़ें नहीं करानी है, तो आप क्लाइंट को आपको हेल्प करवाना है कि ओके आपके फिजिशियन ने ये बोला है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने ये बोला है, तो उसके हिसाब से मैं आपको हेल्प करूंगा। एडहियर का क्या मतलब होता है? स्टिक करना किसी चीज से, राइट। एडहेरेंस टू एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज के प्रति मतलब लगे रहना, स्टिक करना, कमिटेड रहना, राइट। तो आप उनको एडहेयर कराने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है, उन सब चीजों के लिए। अब हमें क्या नहीं करना है? प्रिस्क्राइबिंग डाइट्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। सो मैंने मतलब ये चीज़ें तो इतनी कॉमन है यहाँ पे इंडिया में स्पेशली, कि अगर लोग भी एक्सपेक्ट आपसे यही करते हैं और हम भी बिल्कुल कोताही नहीं करते हैं। हम अगर ट्रेनर हैं तो हम अपने आप को डाइटिशियन भी समझ ही लेते हैं, राइट। सो हम उनको डाइट भी बना के देंगे, वो भी बोलेंगे सर डाइट बना के अगर हम हाँ दे देंगे, तो बिकॉज ऑफ हम दे देते हैं, बट दिस इज नॉट लीगली, हमें अलाउड नहीं है, राइट। सो दिस इज नॉट राइट, बिकॉज न्यूट्रिशन साइंस इज अ होल डिफरेंट फील्ड। उसके लिए है डाइटिशियन है, उन्होंने उसकी पढ़ाई की है। यू डोंट नेवर नो किसको क्या एलर्जी है, किसको क्या इशू हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई वो लाइबिलिटी लेके कभी चलनी नहीं चाहिए, राइट। यू विल बी अर्निंग, अगर पैसे की बात है तो यू विल अर्न, यू नो, इफ वी विल गिव गुड क्वालिटी सर्विस या फिर स्मार्टली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचते हैं, वी विल अर्न फॉर श्योर। बट मेरा ये मानना है कि कोई भी लाइबिलिटी लेकिन नहीं चलनी चाहिए दिमाग में। मेरी बात अगर करें तो मैं देता हूँ क्या किसी को डाइट, या फिर नहीं, मैं मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ स्पेशलिस्ट मैं हूँ फिटनेस में, एक्सरसाइज साइंस में, मैं आपको डाइट नहीं दे सकता हूँ। हाँ, पहले मैंने ये गलती करी है, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैंने शुरू में दिया है, डाइट दिया है, खुद को बेसिक एक न्यूट्रिशन का कोर्स करके एक्सपर्ट समझ रहा था, तो वो मैंने गलती की है। बट आई रियलाइज देने में कि मेरे को गिल्ट होने लगा कि आई शुडंट डू दिस, बिकॉज ये मेरा काम नहीं है। सो दैट इज वाई मैंने गलती की और मैंने सीखी, अब मैं नहीं देता। आई जस्ट गाइड देम। गाइड यू कैन गाइड ऑफ कोर्स, बट यू कैन नॉट रेकमेंड डाइट प्लान बना के अच्छा ये रोटी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये नहीं। अनदर थिंग इज सप्लीमेंट। धड़ल्ले से लोग सप्लीमेंट, ट्रेनर्स सप्लीमेंट रेकमेंड करते हैं, वे प्रोटीन ले लो, BCAA ले लो, तो प्री वर्कआउट ले लो। सो ये हमें अलाउड नहीं है, वी कैन नॉट रेकमेंड। हमें ज़्यादा उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि आप नेचुरल डाइट पे रहो, स्टिक रहो, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं? तो अलाउड क्या नहीं हो, समझ गए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, और हम डाइट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते उनको। हम क्या कर सकते हैं? रेफरिंग क्लाइंट्स टू रजिस्टर्ड डाइटिशियन फॉर मील प्लानिंग और ए स्पेसिफिक डाइट प्लान, राइट। किसी भी रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास हम भेज सकते हैं, RD कहते हैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन को शॉर्ट फॉर्म में। तो किसी भी RD के पास हम मील प्लानिंग के लिए उनको रेकमेंड कर सकते हैं, राइट। प्रोवाइडिंग जनरल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ, एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन, ओके। तो अभी मैंने बोला कि जनरल इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो, राइट, कि मान के चलो कार्बोहाइड्रेट से ये चीज़ें होती है, आपको एनर्जी मिलती है, कौन कौन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन जो होते हैं, मान के चलो
जिनको साइंस भी सपोर्ट करता है, ओके दिस इज गुड, ये अच्छा खाना है, ये अच्छा न्यूट्रिशन तो आप उनको जनरल गाइडलाइन दे सकते हो, राइट, कि ये चीज़ से ये मिलता है, ये आइडिया है, जस्ट अ रफ आइडिया, राइट। तो यहाँ पे देखो डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन है, अमेरिकन लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी क्या मैंने बोला था कि अभी आप एक ट्रेनर हो जो अमेरिकन क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो, तो डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन एग्जाम में भी आएगा तो यही देना है, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन। हाउएवर आप इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले हो तो आपको क्या करना है, ICMR का आता है, इंडियंस के लिए गाइडलाइंस आता है, आप वो उनको रेकमेंड कर सकते हो। जस्ट सर्च लाइक डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, खोलोगे ICMR का वेबसाइट आएगा, जस्ट गो टू इट, उसको आप वही जो वेबसाइट रहेगा क्लाइंट को वो रेकमेंड कर सकते हो, राइट। इंडिया में, लेकिन एग्जाम के लिए डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन, राइट। ओके, अब क्या हमें नहीं करना है, ट्रीटिंग इंजरी और डिजीजेस और रिहेबिलिटेटिंग क्लाइंट्स फॉलोइंग इंजरी। ओके, हमें इंजरी को कभी भी ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। किसी को भी कोई इंजरी हो जाती है, मान के चलो चोट लग गया, फ्रैक्चर या कुछ भी हो जाता है, तो हमें वो ट्रीट नहीं करना, हमारा काम नहीं है वो, राइट। और रिहेबिलिटेटिंग क्लाइंट्स फॉलोइंग, किसी को इंजरी हो रखी है और हमें रिहैब करवाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके लिए बहुत लोग हैं, ऑलरेडी हैं एक्सपर्ट्स, राइट, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, हमें नहीं बनना। इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी के क्या होता है आजकल लोग, प्लीज़ मैं आई होप आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट आई नो a few people because they just do a few days या few hours का workshop and all, and they think that they are the rehab specialist, वो rehab specialist खुद को मान जाते हैं, and and few stretchings and all, I don't know क्या knowledge apply करते हैं वो client पे implement करते हैं। Please think about the client also, because वो आप पे trust भी कर रहा है, right, कि ये मुझे ठीक कर देंगे, but rehab is a whole different field again। वो आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि मसल इंसर्शन, ऑरिजिन क्या है क्या नहीं, वो दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग, बहुत डिटेल्ड है वो, कुछ घंटों का वर्कशॉप से कभी नहीं होने वाला। सो एनीवे, रिहैब हमारा काम ही नहीं है, सो वी शुड स्टिक टू पर्सनल ट्रेनिंग, सेफ वर्कआउट, एक ही पर्पस है हमारा, सेफ वर्कआउट करवाना क्लाइंट को, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हम करवा क्या सकते हैं अगर हम ये नहीं करवा सकते हैं तो, यूजिंग एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग टू हेल्प क्लाइंट्स इंप्रूव ओवर, एक्सरसाइज प्रोग्राम बना सकते हैं क्लाइंट का, अभी मैंने बताया था, जिससे ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो उनका। हेल्पिंग क्लाइंट्स एडहेयर टू एडवाइस फ्रॉम अ फिजिशियन और फिजिकल थेरेपिस्ट। ओके, अगर क्लाइंट को किसी फिजिशियन या फिजिकल थेरेपिस्ट ने कुछ रेकमेंड किया है, एडवाइस दिया है, क्लाइंट ने हमें बताया अच्छा इन्होंने ये बोला, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो, राइट, ये चीज़ करवाने में। डिजाइनिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम आफ्टर क्लाइंट हैज बिन रिलीज फ्रॉम रिहेबिलिटेशन। ओके, जब वो रिहैब से रिलीज हो जाता है, ठीक है, वो फेज पार हो चुका है, उसके बाद आप डिजाइन कर सकते हो, राइट, उसका प्रोग्रेशन ऐड कर सकते हो, राइट। आप अपनी जो भी एजुकेशन है आपके पास, यू हैव द नॉलेज, तो आप वो कर सकते हो, राइट। रेफरिंग क्लाइंट्स टू अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एज नीडेड, राइट। तो आप फिर से रेफर कर सकते हो किसी भी क्लाइंट को, इंजरी अगर हो रखी है, राइट, या कोई भी इशू है, तो आप प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास अगर ज़रूरत होती है तो आप क्या कर सकते हो, रेफर। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आप नहीं कर सकते हो, मॉनिटरिंग क्लिनिकल प्रोग्रेस फॉर मेडिकली रेफर्ड क्लाइंट्स। ओके, मेडिकल क्लाइंट्स जो आपके पास आते हैं उनका आप क्लिनिकल प्रोग्रेस आप नहीं देख सकते। अच्छा, आपका हार्ट आज जितना ही चल रहा है, ओके ओके ओके, अच्छा आपको नी में पेन नहीं हो रहा है, आपको तो ये अर्थराइटिस था, ओके नोट कर लिए, ये आपका काम नहीं है, राइट। उनका कोई भी मेडिकल प्रोग्रेशन, क्लिनिकल प्रोग्रेशन हमारा काम नहीं है नोट करना, राइट। हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्रेस एंड रिपोर्टिंग इट टू द अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर professional or physician after receiving the client's permission to do so। उनका प्रोग्रेस, क्लिनिकल प्रोग्रेस नहीं बोल रहा हूं मैं, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्रेस एंड रिपोर्टिंग अप्रोप्रिएट। ओके, अब डॉक्यूमेंट क्लिनिकल प्रोग्रेस आपको नहीं देखना, वो डॉक्टर का काम है कि अंदर क्या चल रहा है सब, लेकिन मान के चलो किसी को ये है, किसी की फंक्शनैलिटी अगर इंप्रूव हो रही है, उसमें क्या प्रोग्रेस आ रहा है, ओके, पहले इतना रेंज ऑफ मोशन था, अभी इतना आ रहा है, तो वो सब प्रोग्रेस, फ्लेक्सिबिलिटी में प्रोग्रेशन हुआ, उसमें उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो,
राइट, आप कहीं पे डॉक्यूमेंट कर लो और रिपोर्ट कर सकते हो प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल में, लेकिन उससे पहले आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं उनको बता सकता हूँ कि नहीं आपने ये ऐसा प्रोग्रेस किया है, राइट। तो क्लाइंट की परमिशन, और परमिशन भी ओरली नहीं होनी चाहिए कभी भी, राइट। हमेशा रिटन में लेने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि ओरली तो कभी भी क्लाइंट पलट जाएगा, मान के चलो कभी भी बोल देगा, यू नेवर नो, राइट। तो कि मैंने तो बोला ही नहीं था, राइट। ही और शी, इंडिया में तो हालांकि इतना शू नहीं करते, इतना आप पे केस वेस नहीं इतना है। अमेरिका में तो इट इज़ वेरी कॉमन, तुरंत शू कर देंगे, तुरंत कोर्ट, राइट। हालांकि यू नो ये हमारी ड्यूटी है कि हम रिटर्न में ही ले परमिशन, राइट। Following recommendation from a physician, physical therapist, registered dietitian or other healthcare professional. Again, कोई भी recommendation होता है physician से, physical therapist, RD से यानी registered dietitian से, या किसी भी healthcare professional से, उन्हें हमें follow करना है, right? client के लिए. लास्ट पॉइंट जो है काउंसलिंग क्लाइंट्स, काउंसिल नहीं करना हमें, हम काउंसलर नहीं, हम पर्सनल ट्रेनर्स हैं, राइट। कि हम अच्छा काउंसिल्स पूरा ये जान रहे हैं, पूरा सब कुछ उनका, तो काउंसलिंग बेसिकली हमें नहीं करना है, काउंसलिंग हमारा काम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं लेकिन, यूजिंग कोचिंग टेक्निक्स टू सपोर्ट क्लाइंट्स यू नो थ्रू बिहेवियर चेंज, राइट। आप कोचिंग टेक्निक सीखोगे अभी, क्लाइंट के बिहेवियर चेंज पे कैसे काम करना है, ठीक है, उसके बिहेवियर पैटर्न को कैसे बदलना है, राइट। तो मान के चलो क्लाइंट की आदत है सेडेंटरी या फिर बैठ के काम करने की, अब कैसे आपको क्या एक्शंस लेने हैं, क्या माइंड गेम खेलना है कह सकते हो, साइकोलॉजिकली आपको कैसे बिहेव करना है ताकि उसका सेडेंटरी जो है उसको उसका बेटर, वो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाए, और ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाए, और हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल उसका अच्छा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग जनरल हेल्थ एंड वेलनेस इंफॉर्मेशन, ओके। आप उसको क्लाइंट को जनरल हेल्थ एंड वेलनेस इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते, इतना हमें अलाउड है, ठीक है। उसके बाद रेफरिंग क्लाइंट्स टू अप्रोप्रिएट, अगेन वही चीज़ें हेल्थ केयर प्रोफेशनल नीडेड, तो अगेन ज़रूरत होती है तो क्लाइंट को फिर से हम रेफर कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास, ओके। तो आज हम फर्स्ट पार्ट, इसको पार्ट 1 लेके चलते हैं, चैप्टर 1 का, ठीक है। अभी अब मैं ओवरवेलम नहीं करना चाहूँगा आपको एक बार में ही लगातार, तो मैं दूसरे पार्ट्स में भी इनको बनाते रहूँगा, राइट, ताकि अब नेक्स्ट पार्ट मैं इसका बनाऊँगा एंड वो आप देख सकते हो। तो अभी तक आई होप आपने समझा होगा, कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन होता है मेरे से पूछिए, और मैं पार्ट 2 लेके आता हूँ।